हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार साइकी। साइको ऑन्कोलॉजी का हमने 2 पार्ट कवर किया है। यहाँ पे इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं और बाकी के कुछ पार्ट्स। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहला कंटेंट है कि कैंसर ट्रैजेक्टरी एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, सेकंड है कैंसर एंड डिप्रेशन, थर्ड है टारगेट्स और साइको ऑन्कोलॉजिक इंटरवेंशन। तो आज इस वीडियो में हम ये तीनों पार्ट को कवर करने वाले हैं, सो एंड तक ज़रूर देखना। तो पहला पार्ट में आते हैं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय पेशेंट्स विथ कैंसर। सो बेसिकली ये जो पहला टॉपिक है इस पार्ट 3 का, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सा ऐसे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है जो कैंसर पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आउट द जर्नी। इसे हम कैंसर ट्रैजेक्टरी एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स जब आपका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो आपका इस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, टॉपिक रहता है कैंसर ट्रैजेक्टरी एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ओके, मतलब आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपना आंसर में कि एक पेशेंट जो है जो कैंसर के साथ जूझ रहा है उसका साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कैसा होता है। पहले डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि फेज़ 1 यहाँ पे दिया हुआ है डायग्नोसिस। सबसे पहले आता है डायग्नोसिस का पार्ट, जहाँ पे एक कैंसर पेशेंट को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, राइट। और जब डायग्नोसिस होता है तो सबसे पहले हिट करता है डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सुसाइडल टेंडेंसीज भी क्या होते हैं यहाँ पे दिखाई देती है, राइट। ये मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वाले पार्ट में। ये मैं जस्ट एक ओवरऑल एक जिस्ट बता दे रही हूँ कि ये डायग्राम जो है आप अपने एग्ज़ाम के दौरान भी आप बना सकते हो। इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपको समझने के लिए भी इजी होगा, ठीक है। फेज़ 1 आता है डायग्नोसिस, और ये जो फेज़ होता है जब कैंसर पेशेंट डायग्नोसिस के दौरान जाते हैं, मतलब पूरा ओवरऑल जर्नी के दौरान जाता है, ये 2 फेजेस में आता है। फेज़ 1 होता है डायग्नोसिस और फेज़ 2 हो गया आपका ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक 2 फेज़ में डिवाइड होता है। एक होता है सर्वाइवल और एक होता है डेथ। इस दौरान में कौन कौन सा फेज़ आप लोग एज अ कैंसर पेशेंट जो है वो कौन कौन से फेजेस से गुजरते हैं। एक होता है सर्वाइवरशिप, ठीक है, जहाँ पे फियर ऑफ रेकरेंस होता है, और उस दौरान में डिप्रेशन, एंजाइटी, डिलीरियम, ये सब फेजेस के साथ वो गुजरते हैं और एंड में जाता है डेथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल डायग्राम जो आप अपने एग्ज़ाम्स में या जब आप पढ़ाई कर रहे हो या प्रिपरेशन ले रहे हो तब आप इस चीज़ को अच्छे से डायग्राम को याद कर लेना ताकि आपको ईजी हो सके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली ये किस किस तरीके से ये स्टेज जो है वो पूरा पाथ क्रॉस करता है, लाइक पूरा जर्नी को बताता है एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से, जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो एक कैंसर पेशेंट जो है वो गुजरता है। फाइन, वट दिस डायग्राम शोज, ये डायग्राम एक्चुअली में क्या पोर्ट्रे करता है। सो दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल जर्नी ऑफ अ कैंसर पेशेंट, हाउ देयर मेंटल हेल्थ चेंजेस फ्रॉम डायग्नोसिस टू पॉसिबल आउटकम। सो बेसिकली ये बताने का कोशिश कर रहा है कि एक कैंसर पेशेंट जो है उसका एक साइकोलॉजिकल जर्नी होता है ड्यूरिंग द होल फेस, मतलब किस तरीके से उनका मेंटल हेल्थ जो है वो चेंज होता है डायग्नोसिस के टाइम से और टू पॉसिबल आउटकम्स तक, ठीक है। मतलब डायग्नोसिस से लेके किस तरीके से वो सर्वाइवलशिप तक जाता है, किस तरीके से एंड जाता है, रेकरेंस किस तरीके से होता है, ये सारा स्टेजेस में एक साइकोलॉजिकल चेंजेस होता रहता है, ठीक है। वो साइकोलॉजिकल चेंजेस को ये ओवरऑल डायग्राम जो है वो प्रेजेंट करता है। द फर्स्ट स्टेज इज़ स्टेज 1 जो कि डायग्नोसिस है। व्हेन अ पर्सन इज़ फर्स्ट डायग्नोस्ड विथ कैंसर देयर आर सम कॉमन रिएक्शंस आर देयर। तो जब एक पर्सन जब डायग्नोसिस के साथ आता है, मतलब वो डायग्नोस्ड होता है कि है कि ये जो पर्सन है वो अब कैंसर के साथ है। वो कैंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, कुछ टाइप का भी कैंसर हो। हर एक पर्टिकुलर आदमी जो है या इंसान जो है हम बोल रहे हैं, तो वो हर एक कॉमन रिएक्शन के साथ गुजरता है। वो कॉमन रिएक्शंस क्या होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सुसाइडल थॉट्स। ये क्यों होता है, क्योंकि जब उसको पता लगता है कि दैट द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो सबसे पहले आता है शॉक। वो शॉक फील करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, वाई मी। सेकेंडली आता है फियर ऑफ डेथ,
कि अगर मैं मर गया तो, या मर गई तो, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे बाद का क्या होगा, ठीक है। फिर आता है अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर, कि मैंने जो गोल सेट करके रखे हुए थे, मेरा जो अपना एक पैशन था, मेरा कितना कुछ सपना था और कितना कुछ फ्यूचर में मैंने प्लान किया हुआ था, वो सब कुछ अब अनसर्टनिटी के साथ हो रहा है। सो डायग्नोसिस के बाद हर एक पर्सन जो है वो एक कॉमन रिएक्शन से गुज़रता है, और वो साइकोलॉजिकली वो रिएक्शन निकलता है। फिर स्टेज 2 आता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट फेज़। अब डायग्नोस के बाद तो ऑफकोर्स एक ट्रीटमेंट फेज़ में जाएगा इंसान। तो आफ्टर डायग्नोसिस द पेशेंट स्टार्ट्स ट्रीटमेंट। तो जैसे ही डायग्नोसिस हुआ तो उसके बाद ट्रीटमेंट का फेज़ चालू होगा। नाउ देयर आर 2 पॉसिबल पाथ्स। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल पाथ्स स्टार्ट होता है। पहला आता है सर्वाइवरशिप, जो कि सर्वाइवल मोड पे आता है, मतलब पेशेंट रिस्पॉन्ड्स वेल टू ट्रीटमेंट, मूव्स टूवर्ड्स रिकवरी। तो पार्ट 1 में आता है सर्वाइवलशिप, कि एक इंसान जो है, जिसको पता चल गया कि अब वो कैंसर पेशेंट है, लेकिन उसके अंदर में वो ज़िल होता है कि नहीं, मुझे सर्वाइव करना ही है, आई हैव टू फाइट विद इट, ठीक है। तो उस वक्त में क्या करता है पेशेंट, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, ट्रीटमेंट के थ्रू रिस्पॉन्ड करेगा, जहाँ पे वो धीरे धीरे रिकवरी तक में क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंसेस है, वो साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, वो फिर भी आता रहेगा, जैसे कि फियर ऑफ रिकरेंस, कैंसर कमिंग बैक। भले ही वो इंसान सर्वाइवरशिप में जाता है, ठीक है, कोई भी इंसान अगर किसी भी तरीके का मतलब क्रॉनिक इलनेस से गुज़रता है, तो उसका एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन हमेशा रहता है, चाहे जितना भी वो स्ट्रॉन्ग हो। और वो रिएक्शन ये होता है कि मेरे ठीक होने के बावजूद भी अगर वो वापस आया तो ये एक्सपीरियंस वो कॉमन रहता है और वो आता है। तो फियर ऑफ रिकरेंस। फिर इवन आफ्टर रिकवरी मेंटल स्ट्रेस डजंट फुल्ली गो अवे। इसीलिए बोला जाता है कि जो ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद भी या आफ्टर ट्रीटमेंट, वो जो रिएक्शन होता है वो हमेशा रहता है, एक डर हमेशा रहता है, एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन हमेशा निकलता है, एक मेंटल स्ट्रेस हमेशा रहता है, ठीक है। फेज़ 2 आता है प्रोग्रेशन एंड रेकरेंस, ठीक है, कैंसर वर्जन्स और कम्स बैक। तो फेज़ 2 में क्या होता है, पहला फेज़ में आएगा क्या होगा कि डायग्नोज हुआ, दूसरा फेज़ में आएगा कि वो ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसका एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस वो कंटिन्यू रहता ही है। उसी तरीके से एक पाथ 2 भी आता है, वो आता है प्रोग्रेशन या रेकरेंस के टाइम पे, कैंसर वर्जन और कम्स बैक। कैंसर जो है या तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और या तो फिर वो वापस भी आने का चांस रहता है, जिसके वजह से साइकोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होता है, इट इंक्रीज डिप्रेशन, एंजाइटी एंड इमोशनल एग्जॉशन, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जो है वो उसका मात्रा भी हाई हो जाता है, एंजाइटी होने लगती है और इमोशनल एग्जॉशन होता ही है। देन सम पेशेंट में विड्रॉ फ्रॉम ट्रीटमेंट, और जिसके वजह से बहुत सारे मतलब आधे लोग ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होने के कारण वो क्या होता है, वो वापस से रेकर होता है, और वो वापस रेकर नहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं इतना इमोशनली वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि कुछ पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट ही लेना बंद कर देते हैं, वो ट्रीटमेंट बिल्कुल विड्रॉ कर जाते हैं, ठीक है। फिर स्टेज 3 जो लास्ट स्टेज आता है वो है आपका स्टेज 3, यानी कि एंड स्टेज और डेथ फेज। इफ़ डिजीज़ प्रोग्रेसेस सीवियरली, अगर डिजीज़ जो है आपका कैंसर जो है वो अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, सीवियरली प्रोग्रेस करता है, उस वक्त में साइकोलॉजिकल स्टेट काफ़ी वर्स हो जाता है। इट मीन्स सीवियर डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, डिलीरियम में चले जाएगा, इट मीन्स कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ अवेयरनेस। मतलब एक ऐसा साइकोलॉजिकल कन्फ्यूज़न, एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में जाएगा जहाँ पे हमें मेंटल हेल्थ के लिए भी एक अलग से मेडिकेशंस लेने पड़ सकते हैं, ठीक है, अपना मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए, क्योंकि जो फियर होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से हर एक स्टेज में
साइकोलॉजिकल चेंजेस होता ही है, इसीलिए इसका बोला जाता है दैट मेंटल हेल्थ इशू चेंजेस एट ईच स्टेज। मेंटल हेल्थ का जो स्टेजेस इशू है वो हर एक स्टेज में चेंज होता ही है। साइकोलॉजिकल केयर इज़ नीडेड थ्रू आउट द इलनेस, नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। इसीलिए बोला जाता है कि जो साइकोलॉजिकल केयर है, इसीलिए साइको ऑन्कोलॉजिस्ट का होना इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ डायग्नोसिस के दौरान नहीं, वो ओवरऑल पूरे फेज़ में ही एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से गुजरते हैं। पेशेंट हो चाहे फैमिली हो, जो कि मैंने पहले पार्ट में बताया है कि जितना तकलीफ़ पेशेंट को होता है उससे कहीं ज़्यादा जो पेन है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो एक फैमिली भी गुजरता है उस सिचुएशन से। इसीलिए जो बोला जाता है साइकोलॉजिकल कंडीशन को, मतलब साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को संभालने के लिए वी नीड टू हैव साइको ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इसी तरीके से ये पूरा जो फेज़ है ट्रैजेक्टरी का, ये यही चीज़ बताता है कि एक इंसान जो कैंसर के साथ जूझ रहा है उसका साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ना कि सिर्फ डायग्नोसिस के टाइम पे होता है, बल्कि ओवरऑल जर्नी में दिखाया जाता है या शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग, कैंसर एंड डिप्रेशन। तो यहाँ पे क्या चीज़ बताया जा रहा है कि कैंसर और डिप्रेशन का क्या ताल्लुकात है। तो जो कि मैंने ओवरऑल एक चीज़ बता दिया कि पूरा ओवरऑल डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक एंड आफ्टर ट्रीटमेंट एक मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल इशू से जो पेशेंट होते हैं वो गुजरते ही है, राइट। अब आते हैं हम लोग कैंसर और डिप्रेशन किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। सो एवरीथिंग बिगिंस व्हेन अ पर्सन इज़ डायग्नोस्ड विथ कैंसर। तो स्टार्टिंग यही है कि हमारा जब कैंसर डायग्नोस्ड होता है तो दो चीज़ जो है वो ट्रिगर करता है। एक होता है बायोलॉजिकल मैकेनिज्म और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म विच लीड्स टू डिप्रेशन। कैसे? बॉडी रिलेटेड कॉजेज़ जैसे कि सर्जरी हो गया, केमोथेरेपी, पेन, फिजिकल वीकनेस, ये सब कुछ क्या लीड करता है? फटीग, हार्मोनल चेंजेस, ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस, इतना सारा चेंजेस शो करता है एज अ बायोलॉजिकल रिएक्शन, जिसका रिजल्ट क्या होता है? बॉडी बिकम्स वीक, जिसके वजह से मूड अफेक्ट होता है और इट कंट्रीब्यूट्स टू डिप्रेशन। सेकेंड क्या आता है? साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, जो कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को निकालता है, जैसे कि दिस आर माइंड रिलेटेड कॉजेज, जैसे कि फियर ऑफ डेथ, फाइनेंशियल बर्डन, फियर ऑफ रेकरेंस, जहाँ पे पेशेंट क्या सोचते हैं? व्हाट विल हैपन टू मी, मेरे साथ क्या होगा, मैं मनी कैसे अरेंज करूँगा, हाउ विल आई मैनेज मनी, विल कैंसर कम बैक, क्या ये वापस रेकर होगा। तो ये सारा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, जिसका रिजल्ट में क्या होता है? कंटिन्यूअस स्ट्रेस, एंजाइटी, और जिसकी वजह से एक इमोशनल ब्रेकडाउन। सो इसी तरीके से ये दोनों इंटरमीडिएट कनेक्शन बन जाता है, मतलब बोथ बायोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो लीड करता है डिप्रेशन जैसे मेंटल इश्यूज़ को। तो जिसके वजह से लो सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम होता है, बॉडी इमेज में डिस्टर्बेंस आता है, जहाँ पे हेयर लॉस, वेट लॉस, फिर डिनाइल में लोग चले जाते हैं, जहाँ पे वो इलनेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट होती है, जो कि काफ़ी तरीके से एक इंसान के ओवरऑल मेंटल हेल्थ इशू को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एंड ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर लीड्स टू persistent sadness, hopelessness, loss of interest, emotional withdrawal. This is clinical depression in cancer patient, और जिसके वजह से ये फाइनल आउटकम्स निकल के आता है। जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि एक इंसान के अंदर में डिप्रेशन यानी कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू हमेशा कोई एक फैक्टर या एक कॉजेज़ के वजह से नहीं आता है, उसका काफ़ी इटियोलॉजीज़ होते हैं। उसी तरीके से कैंसर पेशेंट में बायोलॉजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल मैकेनिज़म्स काम करते हैं, जिसके वजह से वो एक क्लिनिकल डिप्रेशन में भी चेंज होता है। ठीक है, और इसी वजह से रेकरेंस लूप होता है, जो कि काफ़ी सारे हम चीज़ों में देखते हैं कि अगर पेशेंट ठीक हो भी जाता है मतलब कैंसर के जो ट्रीटमेंट से ठीक अगर हो भी जाता है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इतना ज़्यादा हाई होता है, जिसके वजह से कैंसर जो है वो वापस ट्रिगर होता है, तो रेकर होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इफ़ कैंसर रिटर्न्स, स्ट्रेस इंक्रीज अगेन, अगर फिर से कैंसर रिटर्न हुआ तो स्ट्रेस फिर से बढ़ेगा, और इसी तरीके से ये वापस उसी लूप में चलता ही जाता है।
तो डिप्रेशन जो है ये इस वक्त में और भी ज़्यादा सीवियर हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा दैट कैंसर डजंट डायरेक्टली कॉज डिप्रेशन, इट वर्क्स थ्रू टू पार्ट्स, एक बायोलॉजिकल इफेक्ट्स लाइक ट्रीटमेंट एंड पेन, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे कि फियर एंड फाइनेंशियल बर्डन के वजह से होता है। दिस टुगेदर डैमेज अ पर्सन सेल्फ एस्टीम एंड आइडेंटिटी लीडिंग टू डिप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताता है, टारगेट्स ऑफ साइको ऑन्कोलॉजिक इंटरवेंशन। अब साइको ऑन्कोलॉजी का इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल चीज़ों को समझाता है। तो मेन हम लोग का फोकस किस पे, बायोलॉजिकल जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट संभालते हैं, साइको ऑन्कोलॉजिस्ट का काम क्या है, उसका टारगेट क्या है, अब वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो एज अ साइको ऑन्कोलॉजिस्ट उसका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, पहला आता है फिजिकल सिम्टम्स में, जहाँ पे पेन, फटीग, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन, इंसोम्निया, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, सिम्टम्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कैंसर, टाइप, लोकलाइजेशन और फॉर्म ऑफ थेरेपी। तो पहला इंटरवेंशन कौन से जगह पे टारगेट होना चाहिए, फिजिकल सिम्टम्स को रिड्यूस करने में, जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑन्कोलॉजिस्ट ही नहीं, उनको एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, राइट। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑप्टिमाइजिंग ट्रीटमेंट, जहाँ पे अधेरेंस टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट डिसीजन, यूज़ ऑफ पेन किलर, यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि साइकोलॉजिकल पेन एंड बायोलॉजिकल पेन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ चलती रहती है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए, ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से कौन कौन से फेज़ में होना चाहिए, ट्रीटमेंट का डिसीजन कैसा होना चाहिए, वो साइको ऑन्कोलॉजिस्ट जो है उनका मेन इंटरवेंशन होता है। क्योंकि जब मैंने पहले भी कहा है, या जब आगे भी जब हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग का डायग्नोसिस का वक्त आता है, उस वक्त में एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब जो रिज़ल्ट है, जो डायग्नोसिस के बाद जो रिज़ल्ट आता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस वक्त में साइको ऑन्कोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। इसलिए ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लान में भी साइको ऑन्कोलॉजी इंटरवेंशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट्स होता है। फिर आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल हेल्थ कंडीशन, जहाँ पे लाइफस्टाइल को चेंज करने में हेल्प किया जाएगा, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी हेल्प किया जाता है बाय दी साइको ऑन्कोलॉजिस्ट। फिर आते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इलनेस है जिसके वजह से स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का होना, जहाँ पे हॉलिस्टिक थेरेपी के दौरान हॉलिस्टिक वे में यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो है वहाँ पे हेल्प करते हैं, जैसे कि रिलीजियस कंसर्न, मीनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ, डेथ एंड बेरेवमेंट। तो ये सब जगह में भी साइको ऑन्कोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे साइको ऑन्कोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जिनको हम लोग बोल रहे हैं कि वो किस तरीके से हेल्प करते हैं, वो ओवरऑल एक पर्पस ढूंढने के लिए। क्योंकि जब इतना बड़ा डिजीज़ होता है, एक इलनेस से गुजरते हैं, तो उस वक्त में लोगों को लाइफ है उसका एक मीनिंग नहीं मिलता है। तो वो मीनिंग को ढूंढने के लिए, मतलब लाइफ का एक पर्पस ढूंढने के लिए साइको ऑन्कोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो थेरेपीज़ के थ्रू वो नेगेटिव पार्ट्स को कम करके वो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में उनको लाने के लिए हेल्प करे। फिर आता है फैमिली प्रॉब्लम्स एंड सपोर्ट टू केयर गिवर्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, एक पैलिएटिव केयर, राइट। पैलिएटिव केयर यानी कि ओवरऑल चीज़ों पे फोकस करना, ना कि सिर्फ पेशेंट पे बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स पे भी। क्योंकि जितना बर्डन एक पेशेंट पे जाता है, उससे कहीं ज़्यादा बर्डन जो है वो फैमिली मेम्बर्स के ऊपर में भी जाता है। तो उनको भी उतना ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करना इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। फिर आते हैं असिस्टेंस विथ प्रैक्टिकल सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे कि रिटर्न टू वर्क, वो आफ्टर रिकवरी के बाद वो वर्क पे कैसे जाए, उस चीज़ में फिजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स में असिस्ट करना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में असिस्ट करना, चाइल्ड केयर एंड हाउसिंग एंड अदर। सो लाइफ के दूसरे जो एस्पेक्ट्स है, जो सोशल लाइफ का जो एस्पेक्ट्स है, उस पार्ट में भी किस तरीके से वापस रीगेन करना अपना पावर को, किस तरीके से अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, चाइल्ड केयर, हाउसिंग एंड अदर स्टफ्स को मैनेज करना भी हमारा साइको ऑन्कोलॉजी का इंटरवेंशन का एक टारगेट
होता है। एंड सबसे लास्टली यही है कि इमोशनल प्रॉब्लम, जैसे कि साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटीज़, फियर ऑफ प्रोग्रेशन, अदर सब थ्रेशोल्ड साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट कैंसर के साथ साथ उसका जो, मैंने जैसे पहले भी कहा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और भी आते हैं, राइट। तो उसके साथ साथ काफ़ी सारा सिर्फ डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं, पर्सनालिटीज़ में अफेक्ट हो सकता है। तो इमोशनल प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर सकता है एक पेशेंट के डायग्नोसिस के दौरान। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हम लोग को ये सारे फील्ड्स में, हर एक जगह पे, हर एक एस्पेक्ट्स में काम करना ही पड़ेगा, राइट। सो आज का टॉपिक ये तीनों था। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून।